बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें और इस ख़तरनाक वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाएं, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएंगे कि आज जिस मौजू को हम जो है वो गुफ्तगू में शामिल करने जा रहे हैं, जिस पर बात करने जा रहे हैं, वो आज के दिन के हवाले से ही है, यानी कि 8 जुलाई के हवाले से है। इसकी अहमियत को उजागर करेंगे, इसके हवाले से एक ख़ास जो है वो अहमियत हम आज डिस्कस करेंगे, एक ख़ास वाक़े को, एक मार्के को डिस्कस करेंगे और जी हम जो है वो यौम तजदीद अहद के तौर पर आज के दिन को जब समझते हैं, जब लेते हैं, जब अपनाते हैं, जब इसको मनाते हैं, तो फिर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी अंडरस्टैंड कर पाते हैं जो कि हमारी आँखों से ओझल होती हैं, जिनको फॉर इंस्टेंस हम जो है वो कंसीडर नहीं कर रहे होते। आज का दिन हमें याद दिलाता है 8 जुलाई 2016 की, यानी कि अगर कश्मीर की सूरत हाल को डिस्कस करें तो एक नाम हम सबके जहनों में एकदम आता है और वो है बुरहान वानी का। 8 जुलाई 2016 को बुरहान वानी को शहीद किया गया। जिस बर्बरियत से और जितनी जुल्म और सितम की इंतहा आज तक चलती आ रही है, उससे हम सब आशना हैं, उससे हम सब रिकग्नाइज़ हैं। आज हम जो है वो बुरहान वानी की शहादत के हवाले से बिलखुसूस बात करेंगे और जी जो है वो बुरहान वानी की शहादत के बाद की जो सूरत हाल, जो बाद में हमें तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक जिसे कहा जाता है एक नया जहद, एक नया पहलू नज़र आया, एक नया पैराडाइम नज़र आया, उसको हम डिस्कस करेंगे। बुरहान वानी की शहादत से कबल के हालात और फिर मौजूदा हालात डिस्कस करेंगे। बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 के बाद जो कश्मीर की सूरत हाल है, अब तक वो सूरत हाल किस तरह जा रही है और किस जानिब जा रही है, इसमें कितनी कशीदगी है, जुल्म बर्बरियत की इंतहा हमें नज़र आती है, इसको भी हम जो है वो ज़रूर डिस्कस करेंगे। भारतीय जवाहरियत और भारत के अंदर की सूरत हाल को भी जो है वो शामिल गुफ्तगू बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर चीज़ के आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं, हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन है। एक जानिब भारत अपने जुल्म और बर्बरियत और कश्मीरियों के खून की होली खेलने में सरगर्म है, तो दूसरी जानिब हम देखते हैं कि भारत के अपने अंदर भी तोड़ फोड़ जारी और सारी है और भारत के अंदर जो एक तरह की कशीदगी हमें नज़र आती है, जो हमें नाहमवारी नज़र आती है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स रेज होते हुए तेज़ी से नज़र आ रहे हैं, उनको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे डिस्कशन करेंगे। बिलखुसूस बात होगी बुरहान वानी की शहादत के हवाले से और शहादत के बाद जो तहरीक आज़ादी कश्मीर में हमें एक नई जहद नज़र आती है, जो शिद्दत नज़र आती है, उसको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। हम मेहमानों का तारुफ भी कराएंगे, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ भी करेंगे, लेकिन जी उससे कबल हमेशा की तरह मौसम की सूरत हाल शामिल करेंगे, देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 40, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 31, मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 25 और मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 35 और मिनिमम 21 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है।
जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी और जी आज के टॉपिक के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं कि आज हम बात करेंगे बुरहान वानी की शहादत के हवाले से। 21 साला बुरहान वानी ने किस तरह से जो है वो भारतीयों को नाको चने चबवाए और अब तक की सूरत हाल जो है वो हमें कशीदा ही नज़र आती है कि भारत के अपने अंदर भारत के मौजूदा जो हालात हैं वो भी कशीदगी का शिकार हैं। वहाँ पर भी इस तरह पाया जाता है, वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट पाए जाते हैं, वहाँ पर भी नाहमवारियाँ पाई जाती हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं अब्दुल रशीद तरावी साहब, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। वेलकम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया तरावी साहब आपकी तशरीफ आवरी का। आज के दूसरे मेहमान पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, माहिर कानून हैं, हसनात शेख, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हसनात, आप खैरियत से हैं? गुफ्तगू का आगाज करेंगे सबसे पहले तरावी साहब आपसे, आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इजहार ख्याल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, तहरीक आज़ादी कश्मीर में चंद अयाम ऐसे हैं जिन्हें एक संग मील की हैसियत हासिल है। यकीनन। जैसे 13 जुलाई है 1931 को जिस तरह से एक वाक़या हुआ, जी जी, वो हमेशा के लिए एक यादगार बन गया और उसके नतीजे में एक तहरीक उठी। और फिर इसी तरह 24 अक्टूबर है जबकि एक इनकलाबी हुकूमत जहाद के नतीजे में कायम हुई। तो इसी तरह मुख्तलिफ अय्याम हैं, उनमें से एक ये भी है बुरहान वानी की शहादत का। बुरहान वानी जो है स्कूल का, कॉलेज यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, नौजवान। उससे पहले उसके भाई को शहीद किया गया जी। उसके वालिद जो एक मुमताज़ माहिर तालीम थे जी, उनके घराने की तौहीन की गई, उनको ह्यूमिलेट किया गया, तशद्दुद किया गया। तो बुरहान वानी कश्मीर के नौजवानों का एक तर्जुमान बन के सामने आया और उसने अपनी तालीम छोड़ते हुए ये अज़म किया कि दुनिया को भारत के जो मज़ालिम हैं उनसे आगाही देने के लिए उसने सोशल मीडिया का जी सहारा एक भरपूर इस्तेमाल किया और ऐसे अपने साथी उसके साथ जो है वो खड़े हुए, जिसके नतीजे में वहाँ जो एक लहर थी तहरीक आज़ादी की माशाल्लाह मौजूद थी पहले से ही, लेकिन जिसमें कि एक नज़र आ रहा था कि शायद अब जो है वो नौजवान कोई उसमें उस तरह से उनकी पार्टिसिपेशन नहीं है। तो उन बुरहान वानी के इस किरदार ने एक मरतबा फिर नौजवानों को एक हौसला दिया, उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा की और पढ़े लिखे, यूनिवर्सिटियों के पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वो उस तहरीक का हिस्सा बने। हत्ता कि PhD स्कॉलर्स जो हैं, बुरहान वानी की शहादत के बाद अभी तक 5 PhD स्कॉलर्स जो हैं वो जामे शहादत नौश कर चुके हैं और अभी इसी हफ्ते एक और को वहाँ पर उठाया गया है। तो ये इतना बड़ा एक उसका वो किरदार था कि जिसके नतीजे में हिंदुस्तान बेबस हो गया। आज़ादी की इस लहर को दबाने के लिए वो इस नतीजे पे पहुँचे कि बुरहान वानी को जो है वो शहीद कर दिया जाए। लेकिन उसकी शहादत के बाद जो एक इनकलाब बर्पा हुआ, नौजवानों के दिलों में एक जोश इंतकाम की आग जिस तरह से भड़की है, उसने पूरी वादी को अपने गिरफ्त में ले लिया। उसकी शहादत के मौके पर जिस तरह से लोगों ने उसको खराज अकीदत पेश किया, बिल्कुल न सिर्फ वादी कश्मीर में उसके जनाजे के लिए वो कोई 11-12 मरतबा वो जो जगह थी, बहुत बड़ा स्टेडियम था जी जी, वो तंग पड़ गया और 11-12 मरतबा मुख्तलिफ बारियों पे उसकी नमाज जनाजा अदा की गई और एक अंदाजे के मुताबिक कुछ 16 लाख लोगों ने उसकी नमाज जनाजा में शिरकत की और फिर पूरी वादी में मुख्तलिफ मकामात पर तो सारी दुनिया में उसको सेलिब्रेट किया गया। तो उसकी कुर्बानी को हम सलाम पेश करते हैं। और आज एक मरतबा फिर इस तरह आज यहाँ प्रोग्राम आप कर रही हैं जी। इसी तरह अभी हुर्रियत का एक प्रोग्राम है सही और सारी दुनिया में इस वक्त मुजफ्फराबाद में प्रोग्राम्स हैं, जहाँ जहाँ कश्मीरी हैं, यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में आज बुरहान वानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। तो आज के दिन हम अपने उस अजीम
शहीद को खराज अकीदत पेश करते हैं, उनके अजीम वालदैन को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने एक ऐसा मुजाहिद नौजवान जो है वो तैयार किया, जिनकी कोख में वो पला बढ़ा और उसने तहरीक आज़ादी कश्मीर में एक नया बाब रकम किया, जुर्रत, इस्तकामत और कुर्बानी का। और उसके नतीजे में आज बुरहान वानी अहले कश्मीर बल्कि सारी दुनिया के मुस्लिम नौजवानों का एक हीरो है। और ऐसे हीरोज़ जो हैं वो उम्मत मुस्लिमा की माथे का झूमर हैं। जब तक ऐसे लोग रहेंगे इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा सुरखरू भी रहेगी और गुलामी के ये जो बादल हैं ये ज़रूर छटेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आगाज़ किया। हसनात क्या ऐड करना चाहेंगे आप, आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? मोहतरमा, सबसे पहले तो यू डिज़र्व सम कंग्रेचुलेशंस बिकॉज पाकिस्तान में मॉर्निंग शोज़ में मेन स्ट्रीम नेशनल इश्यूज़ पे बात करने का ट्रेंड सेट करना भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी वाज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी, इमेजिन दिस कि 9th क्लास का एक स्टूडेंट जिसके 90% मार्क्स आते हैं, 12th क्लास में जाने से पहले वो स्टूडेंट मिलिटेंसी में इन्वॉल्व होता है। वो फोर्स होता है कि वो स्टेट के खिलाफ एक्शन करे। एक ऐसा स्टूडेंट जिसका ड्रीम है कि वो डॉक्टर बने, और ऐसा स्टूडेंट जो प्रूव करता है एकेडमिकली, और वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। हम जब बुरहान वानी की बात करते हैं, हम सिर्फ एक नौजवान की बात नहीं करते, हम एक ऐसी रियासत की बात करते हैं जो कि इस वक्त दुनिया के तवील तरीन लॉकडाउन में, हमने तो अभी लॉकडाउन के मानी देखे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स पे रिसेंटली एक खबर थी कि इटली हैज़ गॉन थ्रू द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लॉकडाउन ऑफ 77 days और समथिंग लाइक दैट। कश्मीर हैज़ बीन इन लॉकडाउन फॉर 10 months and somewhere around 27 days, around 327 days. The world's longest lockdown is a common thing in Kashmir. उन लोगों का नुमाइंदा, उनके बच्चे, हम लोगों के बच्चे, वो नौजवान जो कि एकेडमिक रिजल्ट्स दे रहे हैं, जिनके ब्राइट फ्यूचर्स हैं, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो उन सबको छोड़ के अगर एक रियासत के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो ये बुरहान वानी बताते खुद एक शख्सियत नहीं, उस स्ट्रगल की लेजिटिमेसी का प्रूफ है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। बुरहान वानी की जब हम पर्सनालिटी ट्रेड्स को देखते हैं, जब वो एक जुस्तजू देखते हैं कि हम एक इंसान का एक एम है, एक जहत है, एक डायरेक्शन है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, कुछ चीज़ें तंग कर रही हैं, उसको मजबूर कर रही हैं कि फॉर इंस्टेंस वो उसको छोड़ के और ये देखे कि मेरा एक और किरदार भी है, मेरी ज़िंदगी का एक और मकसद भी है। मैं चाह रही थोड़ा सा पर्सनालिटी ट्रेड्स को हम डिस्कस करें कि किस तरह एक 21 साला नौजवान अपने साथ दीगर साथियों को भी मिलाता है और फिर टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है, सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए वो अपनी आवाज़ बुलंद करता है, वो अपनी रिकग्नाइजेशन जो है वो दुनिया को दिखाता है। अच्छा मोहतरमा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इंडिया ने जो पोस्टर बॉय फॉर टेररिज्म बनाने की कोशिश की, उस नौजवान के ऊपर एक कत्ल का केस नहीं, उस नौजवान के ऊपर सिर्फ ये इल्ज़ाम है कि वो सोशल मीडिया पे गन्स के साथ जी, उनके पास उसके अलावा उसके ऊपर कोई प्रूफ नहीं। एक नौजवान जो अपने भाई के साथ, दिस इज़ व्हेन ही वाज इन 9th और 10th ग्रेड, प्रोबेबली लेस देन 13 और 14 years old, ही इज़ गोइंग टू प्ले विद हिज ब्रदर एंड अ कपल ऑफ फ्रेंड्स। इंडियन आर्मी के एक बैरिकेड पे, एक नाके पे उनको रोका जाता है, वो उनको डिटेन करते हैं, उनको ज़दोकोब करते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, सर्च एंड सीजर करते हैं, और उसके बाद उनको कहते हैं कि हमें सिगरेट्स ला के दो। दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, एंड दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड ऑन इंडियन सोर्सेज। दे टेल देम टू ब्रिंग देम से बाय देम सिगरेट्स। How would you feel, how would I feel in a civilized nation कि एक आर्मी ऑफिशियल मुझे जो क्लेम करे कि ये मेरा हिस्सा है, हमारे बच्चों को कहे कि आप सिगरेट ला के दो, और वो गैरतमंद माँ के बच्चे थे, उन्हें जवाब दिया नहीं, और वो बच्चे लड़े, and those kids fought the army, and they were subject to torture, and that torture resulted in severe injuries that resulted in one of them's death. और बुरहान वानी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ सकता, and the state forced him to become that person. अच्छा हसनात, अगर इसको कानून के पैराए में हम देखें तो क्या एक रियासत के पास ये कानूनी हक होता है कि किसी को इस तरह से ज़दोकोब किया जाए, सिर्फ सोशल मीडिया पे एक ग्रुप फोटो लेने पर उसको इस तरह से इन हालात का शिकार किया जाए? इंटरेस्टिंग फैक्टर्स, इंटरनेशनली आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ये तमाम राइट्स आपको यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स चार्टर देता है। ना सिर्फ इंटरनेशनली ये अवेलेबल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी ये राइट्स क्लेम करता है। वो कानून जिसके तहत वो फौज वहाँ पर मौजूद है, वो कानून जिसके तहत उन लोगों को ज़दोकोब किया जा रहा है, उस कानून के पहले 3-4 सफ़ों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ पोलिटिकल एक्सप्रेशन, ऑल ऑफ दीज आर गारंटीड देयर। एंड इंटरनेशनली there is a right to bear arms, there is a right to legitimate struggle.
that right is being applied in Palestine. That right has been accepted in the case of Cuba. आप एक legitimate struggle, legitimate revolution का international law. So international law and international morality and human morality, all of it justifies what Burhan Wani did. What else would anybody do, even in a Western nation? Didn't this happen in Cuba and everybody recognized it? America का influence उन्होंने तोड़ा और पूरी दुनिया ने उनको तस्लीम किया. बिल्कुल. तो हिंदुस्तान क्या चीज़ है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की हसनात. तो रावी साहब, हम जिस इनकलाब की बात करते हैं, बुरहान वानी की शहादत के बाद तहरीक आज़ादी कश्मीर में हमें जो जहद नज़र आती है, जो हमें एकदम से शिद्दत नज़र आती है और ऐसा लगता है कि एक नए पैराडाइम में जो है वो ये तहरीक आज़ादी शिफ्ट हो गई है. तो अब इसके हवाले से क्या आपको लगता है कि भारत ने जो है वो पहले सोचा होगा या उसकी प्लानिंग होगी कि एक 21 साला नौजवान को अगर वो इस तरह से ज़दोकोब करते हैं, उसको शहीद करते हैं, तो उसके बाद ये शिद्दत इख्तियार कर जाएगी तहरीक आज़ादी का जो वो एक जुस्तजू है, जो एक तड़प है? असल में ये हर इस्तेमाल की एक मिसकैलकुलेशन होती है. वो समझते हैं कि इस तरह से कत्ल करके दबा के और इस तरह की तहरीकों में जिन लोगों का कायदाना किरदार है उनको नुकसान पहुँचा के वो तहरीक को ख़त्म करेंगे, कमज़ोर करेंगे. तो तारीख़ तो ये बताती है कि उसके नतीजे में तहरीकें और मजबूत होती हैं. बिल्कुल. और बुरहान वानी की शहादत ने यह साबित किया है. उसके बाद जिस तरह से नौजवान इस तहरीक का हिस्सा बने हैं और कर्फ्यू तोड़कर जिस तरह से हिंदुस्तान के जो भी इस्तेमारी हथकंडे थे उनका मुकाबला किया है, तो हिंदुस्तान बेबस हो गया. ये जो 5 अगस्त के इक़दाम हैं, ये एक लिहाज से हिंदुस्तान के एतराफ़ी शिकस्त है. उन्होंने जब देखा कि और कोई तरीका नहीं है इस तहरीक को कंट्रोल करने का और इसकी शिद्दत को कम करने का, तो उसके नतीजे में एक हिंताई कदम उन्होंने उठाया जो उनके गले पड़ गया. बिलाशुबा ठीक है, 11 महीने से कर्फ्यू है, पाबंदियाँ हैं, वहाँ पर मसाइब में इजाफा हो गया है, माशियत वहाँ पर तबाह हो गई है और डेमोग्राफी तब्दील करने की वो कोशिश कर रहे हैं. लेकिन उसके नतीजे में इस वक्त हिंदुस्तान सारी दुनिया में एक नफ़रत की अलामत बन गया है. दुनिया का कोई फोरम ऐसा नहीं है और उसके वो बड़े हमदर्द जो उसके हक़ में लिखते बोलते रहे हैं, मगरब के थिंक टैंक्स हैं, अखबारात हैं, जो कभी किसी बड़े वाक़े पर भी एक सतरी खबर कश्मीर के हवाले से नहीं देते थे, आज वहाँ पे इदारे आ रहे हैं और आज हिंदुस्तान की मजम्मत की जा रही है. और वहाँ के थिंक टैंक्स हैं, दुनिया के सियासी इदारे हैं और इंसानी हुकूक़ की तंजीमें हैं. बिल्कुल. तो ये एक तसलसल है कि जो भी इस्तेमार हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके इक़दाम करता है अपने ताकत के ज़ौम में, वो फिर सारे इक़दाम उसके गले पड़ते हैं. और यही सूरत हाल इस वक्त कश्मीर के अंदर भी हम देख रहे हैं. तो इंशाअल्लाह हम बिल्कुल पुरुमीद हैं कि बुरहान वानी जैसे नौजवान जो मुक़द्दस खून अपना इस तहरीक में पेश कर रहे हैं वो रंग लाएगा ज़रूर. और हिंदुस्तान की जो शिकस्त है वहाँ से पसपाई वो नुश्ता दीवार है इंशाअल्लाह. बेशक बेशक. और यकीनन शहीदों का जो खून है वो रंग लाएगा, वो कुर्बानी, वो तमाम तर जो है वो किस तरह से वो कशीदगी का सामना करते हैं, बर्बरियत का सामना करते हैं, जुल्म सितम उनके ऊपर होता है, लेकिन फिर भी वो नौजवान डटे रहते हैं. उनका मकसद जो है वो कायम और दायम है, बल्कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मज़ीद इसमें पुख्तगी आती जा रही है. तो तुराबी साहब, जैसे कि मौजूदा हालात को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कश्मीर के, तो 5 अगस्त 2019 के बाद जो हम देखते हैं कि कर्फ्यू लगाया जाता है, किस तरह से जो है वो कश्मीरियों की एक आज़ाद हैसियत जो है वो एक अलग रियासत की हैसियत को मस्क किया जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है. ये दुनिया के जब हम नुक्ते नज़र से देखते हैं, जब उन तमाम तर तंजीमों का जिक्र करते हैं कि जहाँ पे एक जानवर की तकलीफ़ पे भी आवाज़ें बुलंद की जाती हैं, बहुत सारे जो हैं वो आर्टिकल सामने आते हैं, वहाँ इतने सारे नौजवानों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, तो फिर भी कोई एक्शन सामने नहीं आ रहा. देखिए, एक तो बीजेपी की जो उठान है, उसका जो माइंडसेट है, ये उनके मंशूर का हिस्सा था. बिल्कुल. पिछले इलेक्शंस में उनको पार्लियामेंट में वो पोजीशन हासिल नहीं हो सकी, इसलिए वो नहीं कर सके. बल्कि 90 में जब ये तहरीक उठी है, उस वक्त जगमान वहाँ पे गवर्नर था. जगमान इन्हीं की सोच का हामिल एक
अलकार तक, और उसी ने वहाँ से पंडितों का इनखला किया और जो बड़े बड़े मसकर्स हुए, मीरवाइज मौलाना फ़ारूक साहब की शहादत और कई वाक़यात हुए जिसके नतीजे में जो है वो एक तहरीक के अंदर और शिद्दत पैदा हुई, वो उसी के इक़दामात। उसने फिर एक किताब लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस, उसमें तकरीबन उसने यही लाया अमल दिया है सही कि जब तक यही इक़दामात, रियासत का जो तशख़्ख़ुस हमने ख़त्म नहीं किया, दफ़ा 370 को हमने रिपील नहीं किया, और जुमला इक़दामात ऐसे लगता है कि उसी को सामने रख के ये सारी कानून साजी और जो भी प्रोसेस उसको आगे बढ़ाया है। बिल्कुल। तो ये शुरू से एक माइंडसेट वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में भी रहा है, और फिर RSS की जो इंतहा पसंद सोच है जिसकी नुमाइंदगी कर रही है बीजेपी, ये उनके मंशूर का हिस्सा था, और अभी उनको अक्सरियत मिली है तो वो ये वार कर गुजरे हैं, इसलिए कि उन्होंने देखा है कि इसके अलावा तहरीक जो है वो काबू में आने वाली नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स उनके लिए हुए, एक पहलू तो ये है कि अभी वो इक़दामात कर रहे हैं जो हमारे लिए बड़े लायक तशवीश हैं। अभी 25,000 जो हैं वो गैर रियासती उसमें उनके साबिक फ़ौजी भी हैं और मुख्तलिफ लोग हैं जिनको उन्होंने डोमिसाइल जो है वो जारी किया है जी। और इसी तरह मुसलसल इसके ऊपर वो अमल कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक मुसलसल मज़ामत का अमल भी है। सही। यानी 5 अगस्त के इक़दामात को एक तो वादी कश्मीर में जहाँ पर के तकरीबन 98% मुसलमान हैं, और जो इस तहरीक का एक बेस है उसको 100% लोगों ने मुस्तरद किया है। फ़ारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और वो लोग कल जो हिंदुस्तान की सफ़ में खड़े थे वो भी जो है वो ये तस्लीम करने पर मजबूर हुए कि 1947 में शेख अब्दुल्ला का फैसला गलत था, कायदे आज़म का जो तस्वर था 2 कौमी। बिल्कुल। तो एक तो नज़रियाती फतह हुई इसके नतीजे में यकीनन ऐसे ही कि, और तहरीकें जो चलती हैं या किसी नतीजे पे पहुंचती हैं तो सबसे पहले वो जो बयानिया होता है, जो नज़रिया होता है किसी तहरीक का, वो जब पूरी कौम यकसुई के साथ उसको इख्तियार करती है तो मैं समझता हूँ कि 5 अगस्त की हिंदुस्तान के इन इक़दामात ने 2 कौमी नज़रिए की हकानियत को साबित किया है। वो कश्मीरी जो कि कल अपनी पॉलिटिक्स और अपने सियासी मफादात की वजह से हिंदुस्तान की सफ़ में खड़े थे, उनको हुर्रियत के मौक़िफ़ को तस्लीम करना पड़ा। बिल्कुल करना पड़ा। और उसके अलावा उनको बड़ी ये तवक्को थी कि जम्मू के अंदर उनको बड़ी पजीराई होगी, लेकिन जम्मू में मुसलसल उनको मज़ामत है। बिल्कुल है। जम्मू की सारी बार्स जो हैं, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट बार्स और सब डिविजनल बार, तहसील की बार मुत्तफ़िका उन्होंने वहाँ कॉन्फ्रेंस करके उसको मुस्तरद किया है। बिल्कुल। इसलिए कि उनको ये ख़दशा है कि ये जो 5-10 लाख लोग लाके बसाने का उनका प्रोग्राम है, वो वादी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लद्दाख में जाएंगे, उनका पहला पड़ाव जम्मू होगा। बिल्कुल। और वो उनके हिस्से का जो एक समझ लीजिए कि उनका जो माशी केक है वो तकसीम होगा। बिल्कुल। तो राबी साहब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, मुझे एक ब्रेक की जाने बढ़ना है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।